Start. Good morning, students. Today we will start our science subject. As you can see on the board, class 9 subject science. Today we will talk about syllabus. What is the content of our science in class 9th UPRCBC? कहने का मतलब हमारी ये है कि आज हम क्लास 9 CBSE में साइंस में जैसे तो हमारा जो मेन वो है वो साइंस में हम देखेंगे आपको बायोलॉजी, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। आप बोर्ड पे देख सकते हो, हमने आपके लिए पूरा कंटेंट लिखा हुआ है कि आपको क्लास 9 यूपी या CBSE में पढ़ना क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो सिलेबस यूपी बोर्ड का है वही सिलेबस CBSE बोर्ड का है, बट हम लोग जो CBSE पढ़ाते हैं वो थोड़ा ब्रॉड पढ़ाते हैं और डिटेल में पढ़ाते हैं क्योंकि CBSE का है, और जो आपका यूपी बोर्ड है वो हिंदी मीडियम में है और उसमें जो है हम NCERT पे ही पढ़ा रहे हैं। तो आपको अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक ले लीजिए। जितना जल्दी आप बुक ले लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आप क्लास 8 से क्लास 9 में आए हुए हैं, तो अभी तक आपकी एक ही बुक होती थी साइंस की, जिसमें आपको तीनों पोर्शन पढ़ा दिया जाता था। आपको फिजिक्स भी उसी मिल जाता था, फिर और केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी। अगर नहीं आता इसके बारे में कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो साइंस है वो अभी एक ही सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि साइंस के 3 पार्ट हो, केवल पार्ट है, सब्जेक्ट सेम है। तो आपको जो 9th में साइंस एज ए सब्जेक्ट ग्रुप में पढ़ाया जाएगा, और इसीलिए हमने पूरा आपके साइंस का क्या कंटेंट है उसको लिख दिया है। तो साइंस में जो आपका पोर्शन है वो आपको ये देखना है कि यहाँ पे फिजिक्स का पोर्शन कौन सा होगा, केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन है, और कौन सा पोर्शन जो है आपका बायोलॉजी में पढ़ाना है। तो हम देखते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो टोटल 15 चैप्टर दिए गए हैं आपके बुक में दिया हुआ है, NCERT के बुक में। और जो हमारे यहाँ CBSE की बुक चल रही है उसमें आपको 3 अलग अलग बुक मिलेगी। साइंस में केमिस्ट्री की अलग होगी, फिजिक्स की अलग होगी, बायोलॉजी की अलग होगी। बट आप एक ध्यान देंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के जो सिलेबस है चूँकि सेम है तो उनके चैप्टर भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम देखते हैं कि जो चैप्टर है वो आपका पहला है हमारे आसपास के पदार्थ। अब शायद क्लास 6, 7, 8 में आपको मिला होगा। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये आपको पहला चैप्टर दिया हुआ है। दूसरा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इन मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर है परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। फोर्थ चैप्टर है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिफ्थ चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे आप जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो जीवन की मौलिक इकाई नाम से चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हम कोशिका को पढ़ेंगे। 6th चैप्टर आपका है टिश्यू, ऊतक। 7th चैप्टर है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 8वां चैप्टर आपका है गति, मोशन। 9th चैप्टर है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। 10th है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। 11th है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। 12 है फन, साउंड। 13th चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। 14th चैप्टर है प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज। एंड 15th चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो आपको ये जो 15 चैप्टर है वो 3 पार्ट में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि जो ये आपका टोटल कंटेंट है, जो आपकी विषय सूची है वो क्लास 9 की है। तो हमने आपको ये साइंस का पूरा है। इसमें हमको जो पढ़ाना है, जो हम पढ़ेंगे इस क्लास में, वो पढ़ेंगे बायोलॉजी वाला पोर्शन। तो इन्हीं चैप्टरों में से जो 6 चैप्टर है वो आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है। यानी आपको बायोलॉजी वाले पोर्शन में 6 चैप्टर पढ़ना है,
रिमेनिंग जो आपके 9 चैप्टर बचते हैं वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। ओके, तो मेरे समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पूरे साल में साइंस के अंतर्गत पढ़ना क्या है। अब हम आते हैं अपने पोर्शन पे। तो आपके सुविधा के लिए हमने पहले से ही टाइम को मैनेज करने के लिए, टाइम बचाने के लिए पहले से ही लिख दिया है कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आपने जो ऊपर हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको देखना है कि आपको बायोलॉजी वाले पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो बायोलॉजी वाले पोर्शन में आपके 6 चैप्टर आते हैं। पहला है जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो यहाँ पे 5th चैप्टर दिया है। सेकेंड आपका है ऊतक, जो यहाँ पे 6 चैप्टर दिया हुआ है। थर्ड आपको पढ़ना है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आपको पढ़ना है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है यहाँ पे। फिर हमें पढ़ना है प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका है 14 नंबर। और लास्ट 15 है खाद्य संसाधनों में सुधार, वो आपको यहाँ पे 6था चैप्टर हमने दिया हुआ है। कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस का जो टोटल पोर्शन है उसमें से हमें बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। तो बायोलॉजी में आपको ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई जिसे हम कहते हैं कोशिका, सेल, और उसके बाद है ऊतक, उसके बाद है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बुक में आपकी सेल नहीं लिखा हुआ है चैप्टर में, लेकिन आपको पढ़ना सेल। तो आपको इन 6 चैप्टरों के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और क्या बोलते हैं, हमको वीडियो बनाना होता है, हर क्लास के वीडियो बनाने होते हैं। बहुत सारे सर वीडियो बना रहे हैं, लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या किए हैं कि 9 CBSE और 9 UP का एक साथ बना रहे हैं। जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा, अगर क्लास स्टार्ट हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं स्टार्ट हो रहा है तो काफ़ी चीज़ें क्या है एक दूसरे से मैच करती हुई है। थोड़ा सा क्या है कि जो आपका CBSE वाला बुक है उसमें डिटेल में दिया होगा, बट जो इम्पॉर्टेंट है वो सब आपको NCERT में मिल जाता है। तो हम यहाँ पे NCERT को लेके चल रहे हैं। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपके पास बुक होगा, आप उसमें से पढ़ सकते हैं एनी आउट और एनी टाइम। अगर क्लास अपना स्टार्ट होता है तो हम आपको CBSE का अलग से जो चीज़ें छूटी रहेंगी, स्कीम रहेगा, वो आपके बुक से हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये है कि हमारा दोनों साथ में चलता है, इसीलिए हम आपका जो कन्वर्सेशन दे रहे हैं, जो हम आपसे बातें कर रहे हैं, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ हमने हिंदी में भी चैप्टर के नाम लिखे हैं और आपके इंग्लिश में भी चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे जीवन की मौलिक इकाई, तो वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूपी बोर्ड ये समझ सकता है, CBSE बोर्ड ये। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। सेल के बारे में आपको बहुत जानकारी होगी, जैसा कि हमें वो है कि आपको हर क्लास में सेल मिला हुआ है। सेल को हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। अब हम ये सेल को ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, तो सेल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक सिंगल सेल में वो कैपेसिटी होती है कि वो अपने जीवन जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके लिए पर्याप्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सेल से नीचे का हम कुछ सोचें तो वो क्या होता है, वो बिना एक ग्रुप के वो चल नहीं सकता। जैसे हम कहें कि माइटोकॉन्ड्रिया को यूनिट मान ले, अपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना, क्लोरोप्लास्ट को यूनिट मान ले लाइफ की, तो ये जब तक एक साथ है तभी तक काम करेंगे, जब तक ये अलग अलग हो जाएंगे तो ये काम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं और जीवित रह सकती हैं, उसे हम कहते हैं कोशिका। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमारे शरीर में तो बहुत कोशिका है, तो क्या हम एक कोशिका पे जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। इसी सब चीज़ों को देखेंगे हम जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि आखिर जीवों में विविधता क्यों है और विविधता के कारण क्या है। तो अगर एक हम अपनी बात करें तो अगर एक सिंगल सेल रहेगा तो हम उससे जीवित नहीं रह सकते। हमारे लिए क्या है, सारी चीज़ों का होना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो काफ़ी डेवलप्ड है।
लेकिन अगर हम अमीबा के केस को सोचें तो अमीबा के केस में क्या है कि अमीबा एक सिंगल सेल है और वो अपना पूरा जीवन उसी पे बिता सकता है। तो आप वहाँ देख सकते हो कि सेल सिंगल जीवित रह सकता है। तो जीवित यानी अगर उसको हम जीवन मान लें तो वही क्या हो जाएगा हमारे लिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि जिसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता। जैसे मकान होता है, मकान की जो नींव होती है, बिना नींव दिए मकान बन नहीं सकता। तो वो जो नींव है वो उसके लिए फंडामेंटल है, उसका फाउंडेशन बोलते हैं। तो ये वर्ड भी वहीं से आया हुआ है, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो बिना सेल के कोई जीवन हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप देख सकते हो कि बायोलॉजी में सबसे पहले आपको सेल पढ़ाया जाता है। जैसे इंग्लिश जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें अल्फाबेट सीखना होता है ना। तो ठीक इसी तरह हमें बायोलॉजी पढ़नी है, जीवों के बारे में पढ़ना। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी की आपको डिफिनेशन पता ही होगी, नहीं होगा तो मैं बता दूं। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। उनके वातावरण, जो जीव है और जीव के वातावरण का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो जब बायोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, जीव की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, तो वो हम बात करते हैं सेल से। सेल की खोज किसने की थी आपको पता होगा। यह जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो और डिटेल में बात करेंहैं, एक एक टॉपिक की बात करेंगे। हम यहाँ चूंकि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। और विदाउट सेल हम जीवन की परिकल्पना ही नहीं कर सकते। यानी पहला जीव जो रहा होगा वो सेल के रूप में ही रहा होगा। जब तक वो सेल के रूप में रहा आएगा तभी तो वो जीवित रहेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, तो उनको हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम फिर सेल पे डिस्कशन करेंगे। सेल के अंदर क्या क्या पोर्शन है, सेल के बाहर क्या पोर्शन है, उसकी चर्चा हम उस समय करेंगे। आप सेल देखिए, सबसे पहले आपको पता हो गया सेल, उसके बाद जो दूसरा आता है वो चैप्टर है टिश्यू। अब टिश्यू क्या है, जैसे अभी हमने कहा कि जब हम डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो उसमें हमने कहा कि एक सेल भी जिंदा रह सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सेल समूह में कार्य करते हैं। जब ये समूह में कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं टिश्यू। यानी एक ही तरह की स्ट्रक्चर हो और एक ही तरह का कार्य करना हो तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। और ग्रुप ऑफ सेल विच है सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। उनका फंक्शन भी इसी तरह एक होता है, उनका स्ट्रक्चर भी लगभग एक जैसा होता है। तो बहुत सारे टिश्यू प्लांट में जब हम देखेंगे तो उसमें भी हम टिश्यू की चर्चा करेंगे तो उन्हें प्लांट टिश्यू कहेंगे। जब हम एनिमल में चर्चा करेंगे तो उसे हम एनिमल टिश्यू कहेंगे। जैसे टिश्यू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा शायद जाइलम ऑफ फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम ऑफ फ्लोएम आपका टिश्यू है। हमारे शरीर में ब्लड है, उस ब्लड को भी हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ब्लड भी क्या सेल का ग्रुप है। बिल्कुल, ब्लड क्या है, सेल का ग्रुप है। आप पढ़े होंगे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, नहीं तो आपको लगेगा कि ब्लड अलग होता है। ब्लड क्या है, कोशिकाओं का समूह है जिसकी चर्चा हम टिश्यू में करेंगे कि कौन कौन से प्लांट टिश्यू है और कौन कौन से एनिमल टिश्यू। थर्ड चैप्टर जो आपका आता है वो है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सूक्ष्म अमीबा से लेकर के एक विशालकाय हाथी, एक छोटे से पौधे से लेकर के एक बड़ा सा पेड़, आप देखते हो जिधर भी देखोगे आपको विभिन्न प्रकार के जीव दिखाई देंगे। इसे ही हम कहते हैं जीवों में विविधता। यानी जब जीवों की संख्या, उनकी आकार, उनके परिमाप, उनकी साइज, उनका स्ट्रक्चर, इन सब में तरह तरह की विभिन्नता दिखाई पड़ती है। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग तरह की साइज दिखाई पड़ती है, उसे ही कहते हैं डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि समस्त जीवों के बारे में अध्ययन कैसे किया जाए। उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, कैसे उनका वर्गीकरण किया जाता है, कैसे उनको अलग अलग ग्रुप या समूह में बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे जीवों में विविधता। तो ये 3 चैप्टर आप समझ गए होंगे।
अब हम आते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो बहुत ही रेलिवेंट वो है, हमसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ चैप्टर है कि हम बीमार क्यों होते हैं। आजकल सबसे देख रहे हो आपको कोरोना हर जगह कोरोना, और कोरोना के कारण है कि हम और आप आसान में बैठ के स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस आपको पढ़ाया जा रहा है। अब ये कोरोना आया कहाँ से, क्या है, कैसे है, आपने सुना, बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा भी किया होगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का वायरस है। वायरस के कारण होने वाला रोग है। ऐसे बहुत सारे कारण हम देखेंगे जिसकी वजह से रोग होते हैं, और उन रोगों का निवारण कैसे होगा, डायग्नोसिस, उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में। इसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। बहुत सारे रोगों के नाम, उनके कारण, उनका निवारण, सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चूँकि बायोलॉजी से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि हम खुद एक बायोलॉजी के पार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या क्या रीजन है, कौन कौन से रोग होते हैं, कि लिविंग की वजह से हो रहा है कि नॉन लिविंग की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से रोग हो रहा है, उन सबको हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हमारा जो चौथा चैप्टर है वो है हम बीमार क्यों होते हैं। पांचवा है प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज। आप ये भी चैप्टर आपको 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं मिला ही होगा। हमें अगर आप SST पढ़ रहे हैं वहाँ भी नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ाया जाता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे सोर्स, पहले तो रिसोर्स को हमें समझना है। रिसोर्स क्या होता है, कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। रिसोर्स यानी अब सोर्स क्या होता है, जिससे हमें कुछ चीज़ प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं सोर्स। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको ज्ञान का सोर्स क्या है, तो आपका बुक है, आपके टीचर्स हैं, आपके वीडियो हैं, ये सब आपके लिए क्या करते हैं, सोर्स का काम करता है। तो ऐसे कोई सोर्स, अब यहाँ चूंकि नेचुरल एक वर्ड लगा हुआ है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है जो प्रकृति में स्वयं उपस्थित, प्रकृति में पहले से ही अवेलेबल हो। जैसे सन हमारे लिए क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। वाटर, ये हमारे लिए क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स। अब ये वाटर कहाँ पे है, ये वाटर आपका समुद्र में है, नदियों में है, तालाबों में है, जहाँ से हमें प्राप्त होता है। इन सबको हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। नेचुरल का मतलब होता है जो मैन मेड ना हो, मनुष्यों के द्वारा न बनाया गया हो, अपने आप को पहले से ही उपस्थित हो। यानी जो चीज़ें मनुष्य के द्वारा बना दी गई है वो क्या हो जाता है, वो आर्टिफिशियल हो जाता है। अब आप ये नहीं कहोगे कि पेड़ मनुष्य लगाता है, तो ये जो पौधा है, ये प्लांट है, ये सब क्या हो गए, ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। पेड़ का मतलब होता है जो मनुष्य ने बनाया, तो ईश्वर ने बनाया। ओके, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जिनकी सहायता से हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तो इसको हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में। ये जो लास्ट चैप्टर है आपका बायोलॉजी में, वो है खाद्य संसाधनों में सुधार। आप इसमें एक तरह से हम कहें तो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी फूड आइटम हैं, जो हमें फूड आइटम प्राप्त होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, जिसे हम अपने भाषा में लोकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, वेज एंड नॉन वेज। जो भी वेज हो चाहे नॉन वेज फूड हो, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे उनकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, उनमें कैसे सुधार किए जाए कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभ प्राप्त हो जाए, कैसे कैसे खेती किया जाए, कैसे कैसे फसल उगाया जाए, उसके कौन कौन से तरीके हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ओके, तो यहाँ आपके लिए हो जाता है कि आपको क्लास 9 से 10 में साइंस के पोर्शन में बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, उसका हमने आपको एक ब्रीफ दिखाऊंगा। एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये जो हमने सिलेबस लिखा है वो NCERT का है, और हमारे यहाँ जो बुक साइंस की चलती है ये CBSE बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड में तो ऐसे ही पढ़ना है आपको, पहले ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और उसमें क्या है, केवल एक चेंजेज है NCERT से और जो हमारे यहाँ चलती है, उसमें केवल एक थोड़ा सा चेंज है। उसमें चेंज क्या है कि उसमें खाद्य संसाधनों में सुधार पहला चैप्टर है, और जीवन की मौलिक इकाई
दूसरा चैप्टर है, बाकी ऐसे ही नहीं है। यानी कहने का मतलब है ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, बाकी सब ऐसे लाइन से आ जाएंगे। तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा। आपको इसे मैंने इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाया हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपना जैसे ही बुक ओपन करेंगे उसमें देखेंगे नहीं सर ने बताया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पहला चैप्टर है, और यहाँ पे पहला चैप्टर क्या है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो हम यहाँ पे जो आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो ऐसे ही लेके चलेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फिर हम पढ़ाएंगे टिश्यू, फिर पढ़ाएंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाई इन और नेचुरल रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आप जो है अपने बुक से, जो CBSE की बुक है उस बुक में आप देख लेना कि ये चैप्टर पहले है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो आपका किस पे होगा, जीवन की मौलिक इकाई सेल, और सेल के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। और आप थोड़ा सा इस देखिए, आप लोगों का एक और जो प्रॉब्लम हमको प्राप्त हुआ है वो होता है कि सर बहुत सारे वीडियो नहीं मिलते आपके। ऐसा नहीं है, आपको एक लिंक YouTube का लिंक है, रमेश चंद्र ओझा, एक लिंक आपका है श्री रमेश चंद्र ओझा। आप YouTube पे जाइए, सर्च पे क्लिक करेंगे, उस पर डालिए श्री रमेश चंद्र ओझा, तो आपको लिंक में उस पर आपको जितने भी वीडियो हैं वो सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा। वहाँ वीडियो डाला जाता है और उसके बाद ये आपके ग्रुप में भी सेंड किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया है वहाँ भी सेंड किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि 1 या 2 दिन टाइम लग जाता है, लेकिन इस पर आपको जरूर सब मिल जाएंगे। और आपके ग्रुप में नहीं मिलता तो आप परेशान मत होइए, आप उस पर भी जा करके उसको सर्च कर सकते हैं। ओके, तो आप एक काम और करिएगा, इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट जब आप देंगे कि हाँ सर ये चीज़ें हमको यहाँ पे नहीं समझ में आई है, तो वो हमको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। या आप अपने ग्रुप वाले उसमें कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें भी हम आपको चीज़ों को कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। ओके, थैंक यू। और एक चीज़ और है कि आप जो है बुक जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। यहाँ स्कूल में बुक अवेलेबल है, स्कूल आपका मंडे टू फ्राइडे ओपन है, ऑफिस खुला हुआ है और आपके बुक अवेलेबल है। आप यहाँ से आकर के बुक जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा अपना एक्टिवनेस दिखाइए, जिससे आपको चीज़ें आसानी से और ज़्यादा समझ में आए। ओके, थैंक यू।